दोस्तों, बहुत ही मज़ेदार, रोमांटिक और दिलचस्प कहानी आकर तक देखेंगे तो मज़ा आएगा। मिनाहिल की पैदाइश कराची की एक मुतवस्सित ख़ानदान में हुई थी। इसके वालिद सरकारी मुलाजिम थे, जबकि वालिदा सरकारी स्कूल में टीचर थी। 5 बहन भाई थे, 3 बहनें और 2 भाई। मिनाहिल सबसे बड़ी थी। इसे पढ़ लिख कर डॉक्टर बनने का शौक था, मगर उसका यह ख्वाब अधूरा रह गया। मैट्रिक पास करते ही उसके वालिद का सड़क पर एक हादसा हुआ। वो कई दिन अस्पताल में ज़ेर इलाज रहे। कई ऑपरेशंस के बाद वो लाइलाज होकर इंतकाल कर गए। वालिद के इंतकाल के बाद घर के नासाजगार हालात की वजह से मिनाहिल की पढ़ाई रुक गई। इसने घर के अखराजात पूरे करने के लिए ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया और बावर्ची खाने के कामों में माँ की मदद की। कुछ अरसे बाद हालात बेहतर होने लगे। वालिद की पेंशन, माँ की तनख्वाह, मिनाहिल की ट्यूशन की आमदनी और निचले पोर्शन के किराए की वजह से घर का गुजर बिसर होने लगा। अब मिनाहिल की माँ को अपनी जवान बेटी की फिक्र सताने लगी कि कहीं महल्ले खानदान का कोई ओबाश यतीम समझकर इस पर हाथ ना साफ कर दे, क्योंकि सफ़ेद पोश आदमी के पास इज्जत के सवा कुछ नहीं होता। दूसरी तरफ मिनाहिल की जवानी अपने उरूज पर थी। इसका सफ़ेद गोरा रंग, पुतली कमर, भरा हुआ जिस्म और लंबा कद इसे मुनफरिद बनाता था। वो ना दुबली पुतली थी और ना ही मोटी, बल्कि खूबसूरत नैन नक्श और गोरे चिट्टे रंग की मालिक थी। इसकी छाती अपनी उम्र की लड़कियों के मुकाबले में बड़ी मगर खूबसूरत थी। मिनाहिल पर अब पूरे खानदान की नज़रें थीं, लेकिन बड़ी खाला ने बाजी मार ली। उन्होंने अपने बेटे कामरान के लिए मिनाहिल का रिश्ता मांग लिया। कामरान तालीम याफ्ता, नौकरी पेशा और खुश शक्ल जवान था। मिनाहिल के दिल में इसके लिए पहले ही पसंदीदगी मौजूद थी। किसी को इस रिश्ते पर एतराज़ न था, लिहाजा एक सादा तकरीब में दोनों की मंगनी हो गई और 3 माह बाद रुखसती तय हुई। मंगनी के बाद कामरान और मिनाहिल के दरमियान बातचीत शुरू हुई। दोनों एक दूसरे से प्यार और मोहब्बत का इजहार करने लगे। वो घूमते फिरते, शॉपिंग करते और होटलिंग करते, मगर मिनाहिल ने हर चीज़ को एक हद में रखा। वो नहीं चाहती थी कि इसकी वजह से इसके घर और ख़ानदान की बदनामी हो। कामरान ने कई बार अपनी ख्वाहिशात का इजहार किया, लेकिन मिनाहिल कहती, जो कुछ करना है शादी के बाद होगा, शादी से पहले कुछ नहीं। वो रात गए तक फ़ोन पर बातें करते, एक दूसरे को गर्मजोश बातें करते और आहों सिसकियों के दरमियान फ़ोन बंद करके खुद लज्जती करते। मिनाहिल ने कामरान को खूब तरसाया, यहाँ तक कि रुखसती का दिन आ गया। मिनाहिल ने कामरान की ख्वाहिश के मुताबिक पूरी बॉडी वैक्स कराई और उसके पसंदीदा ज़ेर जामा पहना। दुल्हन बनकर वो कामरान के घर पहुंची। जब मेहमान रुखसत हुए, कामरान अपने कमरे में दाखिल हुआ। इसने घूंघट में समेटी हुई मिनाहिल को देखा तो इसे यकीन न आया कि जिस दिन का वो शिद्दत से इंतज़ार कर रहा था वो बिलाखिर आ गया। वो आहिस्ता से मिनाहिल के सामने बैठा, इसका घूंघट उठाया और उसके चांद जैसे चेहरे को देखकर अपनी किस्मत पर नाज करने लगा। इसने मिनाहिल के हाथ चूमे, जेब से डिबिया निकाली और इसमें से सोने की अंगूठी निकालकर मिनाहिल की नर्म उंगली में पहनाई। दोनों बातें करने लगे। मिनाहिल रिवायती मशरक़ी दुल्हन की तरह शर्माते हुए हूँ हाँ में जवाब देती। कामरान ने आहिस्ता से इसके हाथ चूमना शुरू किया। वो शर्मा रही थी। कामरान ने इसे चूमा, इससे लिपट गया और बोला, जान मन, हमने सुहाग रात मिना ली। मिनाहिल ने शर्मा कर सर नीचे कर लिया। कामरान ने इसे अपनी बाहों में भर लिया और दोनों नींद की वादियों में खो गए। सुबह जब मिनाहिल की आँख खिली, इसने खुद को कामरान की बाहों में कपड़ों से आज़ाद पाया। गुजरी रात की यादें आईं तो वो मुस्कुराने लगी। इसने कामरान की तरफ देखा, जो सोते हुए बहुत मासूम और प्यारा लग रहा था। मिनाहिल ने बेखुदी में इसके माथे पर प्यार किया, जिससे कामरान जाग गया। इसने मिनाहिल को देखा, अपनी बाहों में लिया और सीने से लगाया। मिनाहिल ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की और कहा, छोड़ दो, बहुत देर हो गई है, सब बाहर इंतजार कर रहे होंगे। ये कहकर वो बिस्तर से उठी और वॉशरूम चली गई। नहा धोकर कपड़े पहनकर जब बाहर निकली तो कामरान अभी तक बिस्तर पर ऊँघ रहा था। मिनाहिल ने अपने गीली बालों को कामरान के चेहरे पर रगड़ा। कामरान ने आंखें खोली और मिनाहिल को काले जूड़े में अपने शबाब पर देखा तो उसके होश उड़ गए। हसन की परी उसके सामने अपने बाल रगड़ रही थी। मिनाहिल ने कहा, कामरान बस करो, बाहर सब इंतजार कर रहे होंगे, बहुत देर हो गई है। कामरान बोला, जान मन करने दो इंतजार, मुझे बस तुम्हारे हसन के पियाले से सैराब होने दो। मिनाहिल ने कहा, पूरी रात पीकर भी प्यास नहीं बुझी। कामरान ने मुस्करा कर कहा, मेरी जान, अभी तो सिर्फ लबतर हुए है, प्यास कहाँ बुझी, अब तो तलब और शिद्दत से बढ़ गई है।
मिनाहिल ने कहा, कामरान बहुत देर हो गई है। घर में चहल पहल शुरू हो गई है। अच्छी बात नहीं। अब छोड़ दो, फिर तुम्हारी प्यास बुझाएंगे। कामरान ने कहा, एक शर्त पर, जैसे मैं कहूंगा वैसे करना होगा। इतने में बाहर से किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। मिनाहिल ने कहा, कामरान प्लीज बस करो। कामरान ने कहा, ओके मेरी जान। मिनाहिल ने खुद को छुड़ाया, कामरान के गाल पर प्यार किया, बिस्तर से उतरी, लिबास और बाल दुरुस्त किए और दरवाज़ा खोल दिया। बाहर मिनाहिल की बड़ी नंद साइमा खड़ी थी। साइमा ने मुस्करा कर कहा, भाभी बड़ी देर कर दी दरवाज़ा खोलने में। वो अंदर की तरफ देखकर मुस्कुराने लगी। मिनाहिल शर्मा कर बोली, वो असल में कामरान। और फिर खामोश हो गई। साइमा हंसी और बोली, होता है, शुरू शुरू में ऐसा ही होता है। अच्छा छोड़ो, जल्दी आओ, सब नाश्ते के लिए तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ये कहकर वो चली गई। थोड़ी देर बाद मिनाहिल और कामरान नाश्ते की मेज़ पर आमने सामने बैठकर नाश्ता कर रहे थे। वो कुन आंखियों से एक दूसरे को देखकर हल्का हल्का मुस्करा रहे थे। नाश्ते के बाद मिनाहिल को इसकी नंदों और बेवजू ने घेर लिया। सब इसे छेड़ रहे थे और गुज़िश्ता रात के बारे में सवालात कर रहे थे। मिनाहिल झींप कर, शर्मा कर, नजरें नीचे करके हूँ हाँ में जवाब देती रही। कामरान दौर से इसे देखकर आहें भर रहा था और रात का शिद्दत से इंतजार कर रहा था। रात को वलीमे की तकरीब थी। मिनाहिल ने सफ़ेद और गोल्डन जोड़ा पहना जिसमें वो हूर लग रही थी। इसका गोरा बदन इस जोड़े में दहक रहा था। गोरे गाल अनार की तरह सुर्ख थे। जब वो तैयार होकर कामरान के सामने आई तो कामरान का मुंह खुला रह गया। इसके जज्बात काबू से बाहर हो गए। जब मिनाहिल इसके साथ सोफे पर बैठी तो इसके जिस्म की खुशबू ने कामरान को पागल कर दिया। वलीमे की तकरीब खत्म होने के बाद जैसे ही दोनों कमरे में पहुंचे, कामरान ने बेसब्री से मिनाहिल को सीने से लगाकर जप्पी डाली। आधा घंटा मस्तियां करने के बाद वो करवट बदलकर मिनाहिल की तरफ प्यार भरी नजरों से देखने लगा। दोनों एक दूसरे से लिपटकर एक दूसरे में खो गए। यूं मिनाहिल और कामरान की नई जिंदगी का आगाज हुआ, जो सादा और खुशगवार थी। कामरान सुबह ड्यूटी पर निकल जाता। मिनाहिल घर के कामकाज से फारिग होकर किताबें पढ़ती या घर की दीगर ख्वातीन के साथ गुपशप करती। शाम को वो मेकअप करके कामरान के लिए तैयार होती। अगर कामरान का मूड होता तो दोनों रात को मज़े करते, वरना थोड़ी देर बातचीत के बाद वो सो जाता। हफ्ते के आखिर में वो लाजमी भरपूर लुत्फ अंदोज होते। यूं उनके शब व रोज़ गुजरते रहे। दोनों अपनी मुख्तसर सी दुनिया से खुश और मुतमईन थे। मिनाहिल ने एक वोकेशनल सेंटर से कपड़े सिलाई करना भी सीख लिया। अब वो फारिग वक्त में आस पड़ोस के कपड़े सीती, जिससे इजाफी आमदनी होने लगी। वो सोचती कि अगर कल को बच्चे हो जाएं तो कामरान पर बोझ ना पड़े। कामरान की तनख्वाह ज्यादा ना थी, बस गुजारा होता था। मिनाहिल ने कभी इससे किसी चीज का मुतालबा नहीं किया। अगर वो खुद कोई तोहफा ला देता तो वो इसे समझाती कि इसकी जरूरत ना थी। शादी के 1 साल बाद 23 साल की उम्र में मिनाहिल ने एक बच्चे को जन्म दिया। वक्त गुजरता गया और दोनों अपनी जिंदगी में मगन थे। अचानक मुल्क में वबा फैल गई, जिससे लॉकडाउन लग गया। बहुत से कारोबार मुतासिर हुए, फैक्ट्रियां और छोटे कारोबार बंद हो गए। कई लोग बेरोजगार हुए, जिनमें कामरान भी शामिल था। इसकी नौकरी चली गई और वो घर बैठ गया। कुछ माह बचत से गुजर बिसर हुआ, फिर दोस्तों से उधार लेना पड़ा। 3-4 माह बेरोजगारी के बाद इसे नई नौकरी मिली, मगर तनख्वाह कम और काम ज्यादा था। कर्जों का बोझ भी बढ़ गया। उन हालात में मिनाहिल इसकी हिम्मत बढ़ाती, दिलासा देती और कपड़े सिलाई करके माली मदद करती। लेकिन कामरान डिप्रेशन और चिड़चिड़ाहट का शिकार हो गया। वो छोटी छोटी बातों पर मिनाहिल से उलझता और झगड़ता। इसकी तवज्जो और मोहब्बत भी कम हो गई। मिनाहिल कभी मुतमईन होती, कभी अधूरी रह जाती। अब उनका बच्चा बड़ा हो रहा था तो मिनाहिल को इसकी तालीम की फिक्र हुई। इसने पड़ोसन शाइस्ता आंटी से बात की। आंटी ने कहा, मिनाहिल अपने बच्चे को हमारे घर भेज दो। मेरा बेटा जुनेद इसे पढ़ाएगा। जब वो कुछ सीख लेगा तब इसे अच्छे स्कूल में दाखिल करा देना। अभी फीस का बोझ ना उठाओ। आंटी का बेटा जुनेद 21 साल का खूबसूरत हैंडसम बॉडी बिल्डर ग्रेजुएट था। वो आला तालीम के लिए बैरून मुल्क जाना चाहता था और कागजी कार्रवाई के इंतजार में था। वो सुबह देर से उठता, घर के काम करता, दोपहर से शाम तक बच्चों को पढ़ाता और रात गए जिम जाता। मिनाहिल ने कामरान से बात की और वो खुशी से राजी हो गया। अगले दिन मिनाहिल अपने बच्चे को लेकर आंटी के घर गई।
आंटी ने खुशी से इस्तकबाल किया और जुनेद को बुलाया। जुनेद ने मिनाहिल को सलाम किया और नजरें नीचे करके कुर्सी पर बैठ गया। मिनाहिल ने कहा, जुनेद, ये मेरा बेटा है। मैं चाहती हूं कि ये पढ़ लिख कर कामयाब इंसान बने। हम फिलहाल महंगी फीसें बर्दाश्त नहीं कर सकते। क्या आप इसे इब्तिदाई तालीम दे सकते हैं? जुनेद ने कहा, आप फिक्र ना करें, बस बच्चे को वक्त पर भेज दिया करें। फीस की कोई बात नहीं। मिनाहिल ने आंटी और जुनेद का शुक्रिया अदा किया। आंटी ने कहा, अरे मिनाहिल, शुक्रिया की क्या बात, तुम तो मेरी बेटी जैसी हो। मिनाहिल ने कामरान को बताया और वो भी खुश हुआ। लेकिन कामरान की तनख्वाह से घर के अखराजात पूरे नहीं हो रहे थे। कर्जों और महंगाई ने इसकी परेशानी बढ़ा दी। एक दिन इसने मिनाहिल से कहा, देखो, हालात तुम्हारे सामने हैं। मैं जितना कर सकता हूं कर रहा हूं, लेकिन घर चिल्लाना मुश्किल हो रहा है। अब हमें मिलकर कुछ सोचना होगा। मिनाहिल ने कहा, मैं तो सिलाई कढ़ाई से मदद कर रही हूं। कामरान ने कहा, ये काफी नहीं, अब कुछ बड़ा करना होगा। मैं चाहता हूं कि तुम कोई छोटी मोटी नौकरी करो जिससे अच्छी आमदनी हो। मिनाहिल ने कहा, मगर घर पर रहकर नौकरी कैसे होगी? कामरान ने कहा, लाजमी घर से निकलना पड़ेगा। मिनाहिल ने कहा, तुम्हें पता है आजकल के हालात, नौकरी पेशा औरत को लोग कैसे देखते हैं और बाहर की दुनिया में औरत के लिए कितनी मुश्किलात हैं। कामरान ने कहा, ये सब लोगों की फैलाई हुई बातें हैं। मैं ये सब अपने लिए नहीं, हमारे बेटे के मुस्तकबिल के लिए कह रहा हूँ। मिनाहिल ने कहा, बाहर की दुनिया में जवान औरत के लिए आगे बढ़ना कितना मुश्किल है, तुम जानते हो। कामरान गुस्से में बोला, अरे मुझे सब पता है। 3 दिन में जवाब दो कि नौकरी करोगी या नहीं। ये कहकर वो कमरे से बाहर चला गया। रात गए। जब वो वापस आया, मिनाहिल इसका इंतजार कर रही थी। इसने खाना निकाला। दोनों ने खामोशी से खाना खाया और कामरान बगैर कुछ कहे सो गया। अगले 2 दिन भी बगैर बातचीत के गुजर गए। तीसरे दिन मिनाहिल ने सोचा कि इसे मनाने की कोशिश करती है। इसने कामरान की पसंद के कपड़े और ज़ेर जामा पहने, मेकअप किया, खुशबू लगाई और उसकी पसंदीदा डिश बनाई। रात को जब कामरान घर आया और मिनाहिल को देखा तो एक लम्हे के लिए साकित हो गया। वो फ्रेश होने वॉशरूम चला गया। खाने के दौरान हल्की फुल्की बातचीत हुई। खाना खाकर कामरान कमरे में चला गया। मिनाहिल ने बर्तन समेटे, बच्चे को सिलाया और कमरे में आई। कामरान मोबाइल में मसरूफ था। मिनाहिल ने इसके हाथ से मोबाइल लेकर साइड टेबल पर रख दिया। कामरान ने कहा, मिनाहिल, क्या कर रही हो? जरूरी काम है, बास को रिपोर्ट देनी है। मिनाहिल ने कहा, इस वक्त में बास हूं और मुझसे ज्यादा जरूरी कुछ नहीं। कामरान ने कहा, समझा करो, मसला हो जाएगा। मिनाहिल ने कहा, होने दो। अगले दिन नाश्ते पर कामरान ने पूछा, जान क्या सोचा? मिनाहिल ने कहा, किस बारे में? कामरान ने गुस्से से कहा, एक बार बताया था, अब क्या सिपारे की तरह रटवाएगा? जॉब के बारे में। मिनाहिल ने कहा, देखो कामरान, मुझसे नहीं होगा। मर्दों की गंदी नजरों और महल्ले वालों की बातों को बर्दाश्त करना। वो कामरान ने कहा, तो फिर सुन लो, मैंने अकेले सब कुछ करने का ठेका नहीं लिया। तुम मेरी बीवी हो, तुम्हें वही करना होगा जो मैं कहूंगा। अगर मंजूर है तो ठीक, वरना इस घर में हमारा रहना मुश्किल होगा। मिनाहिल ये सुनकर सकते में आ गई। कामरान बगैर नाश्ता किए घर से निकल गया। मिनाहिल रो पड़ी। वो अपने बेटे को लेकर आंटी के घर ट्यूशन के लिए गई। वहां जुनेद कुर्सी पर बैठा मोबाइल में मसरूफ था। अच्छे कपड़ों, सलीके से बने बालों और गोरे रंग के साथ वो बहुत पुरकशिश लग रहा था। मिनाहिल के चेहरे पर पसंदीदगी के आसार नमूदार हुए। वो इसे देख रही थी कि अचानक जुनेद ने सर उठाया। मिनाहिल ने फौरन नजरें फेर ले। जुनेद उठकर आया और बोला, अस्सलाम अलैकुम भाभी। मिनाहिल ने कहा, वालेकुम अस्सलाम जुनेद, आप कब आए? मुझे तो पता ही नहीं चला। और जुनेद ने कहा, आप कैसी हैं? कामरान भाई सब खैर से हैं? मिनाहिल ने कहा, जी सब ठीक है। आपके स्टूडेंट की पढ़ाई कैसी जा रही है? जुनेद ने कहा, जबरदस्त, बहुत अच्छा और क्यूट बच्चा है, आपकी तरह। मिनाहिल हंस कर बोली, मैं और क्यूट? अच्छा, आंटी कहाँ हैं? जुनेद ने कहा, अपने कमरे में हैं। इतने में आंटी आ गईं और बोले, मिनाहिल तुम कब आई? खड़ी क्यों हो? आओ बैठो। उन्होंने जुनेद को डांटा, तुमने भाभी को बैठने को भी नहीं कहा, कैसे बदतमीज हो? मिनाहिल ने मुस्करा कर कहा, आंटी इसे मत डांटे, मैं अभी आई हूं। मिनाहिल आंटी के साथ बैठ गई। जुनेद कोल्ड ड्रिंक ले आया। बातचीत के दौरान आंटी ने कहा,
बेटा तुम परेशान लग रही हो, चेहरा मुरझाया हुआ है। मिनाहिल ने कहा, कुछ नहीं, बस वैसे ही। आंटी ने कहा, अगर कोई परेशानी है तो बताओ, दुख दर्द शेयर करने से कम होता है। मिनाहिल की आंखें भर आईं। इसने कहा, कामरान मुझे नौकरी करने पर मजबूर कर रहा है। आंटी ने हैरत से कहा, इसका दिमाग ठीक है, जवान बीवी से नौकरी कराएगा। आंटी ने कहा, जमाना कितना खराब है, क्या वो दूध पीता बच्चा है कि इसे जमाने के उतार चढ़ाव का पत्ता नहीं। मिनाहिल ने कहा, आंटी यही तो मेरी परेशानी है। आंटी ने पूछा, मगर वो ऐसा क्यों कह रहा है। मिनाहिल ने जवाब दिया, वजह यह है कि इसकी तनख्वाह कम है, घर चिल्लाना इसके लिए मुश्किल हो रहा है। आंटी ने तसल्ली दी, हाँ ये तो हकीकत है। मिनाहिल ने कहा, इसने तो दबे लफ्जों में धमकी भी दी कि अगर मैंने नौकरी ना की तो हमारा इस घर में रहना मुश्किल हो जाएगा। आंटी ने गुस्से से कहा, तेरे मुंह में खा, ऐसे बुरे अल्फाज मुंह से नहीं निकालते। मिनाहिल ने परेशानी से कहा, तो अब मैं क्या करूं, आप ही कोई मशवरा दें। वो आंटी ने तसल्ली दी, चलो परेशान ना हो, कुछ ना कुछ रास्ता निकल ही आएगा। मिनाहिल कुछ देर वहां रुकी और फिर अपने घर वापस चली गई। दूसरी तरफ मिनाहिल और जुनैद एक दूसरे के करीब आने लगे। हुआ कुछ यूं के मज़कूरा वाक़ये के चंद दिन बाद आंटी ने अपना घर 2-3 गिल्ली आगे मुंतकिल कर लिया। अब मिनाहिल को अपने बच्चे को ट्यूशन के लिए लाने और ले जाने के लिए खुद जाना पड़ता था। सुबह जाते वक्त तो कोई मसला नहीं होता था, लेकिन वापसी पर अगर वो जल्दी चली जाती तो इसे इंतज़ार करना पड़ता, और अगर देर से जाती तो बच्चे को इंतज़ार करना पड़ता। इसका हल ये निकाला गया कि जुनैद ने मिनाहिल का मोबाइल नंबर ले लिया और कहा, भाभी जब छुट्टी होगी मैं आपको कॉल कर दूंगा, अब तब आएंगी तो इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। मिनाहिल ने अपना नंबर दे दिया और यूं दोनों का राब्ता शुरू हो गया। शुरू में बातचीत सिर्फ ज़रूरत तक महदूद थी, फिर दोनों ने एक दूसरे के साथ पैगामात के जरिए अक़वाल, नसीहत आमेज़ बातें और गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, जुम्मा मुबारक जैसे पैगामात शेयर करना शुरू कर दिए। आहिस्ता आहिस्ता हल्की फुल्की गुपशप शुरू हुई, जो हमेशा तमीज़ के दायरे में रही, क्योंकि दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए पसंदीदगी के आसार थे। दोनों एक दूसरे के दोस्त बन गए और फिर एक वाक़ये ने उनकी दोस्ती पर मेहर सब्त कर दी। एक दिन मिनाहिल अपने बच्चे को लेकर करीबी मार्केट सौदा सलफ लेने गई। खरीदारी के बाद वो सवारी के इंतज़ार में खड़ी थी कि जुनैद मोटरसाइकिल पर जाते हुए इसे देखकर रुक गया। वो इसके पास आया और सलाम किया। जुनैद ने पूछा, भाभी आप यहाँ क्या कर रही हैं। मिनाहिल ने जवाब दिया, मैं कुछ खरीदारी के लिए आई थी, अब घर जा रही हूँ। जुनैद ने कहा, आए मैं आपको छोड़ देता हूँ। मिनाहिल ने इनकार किया, नहीं मैं चली जाऊंगी। और जुनैद ने इसरार किया, भाभी आएं, जिद न करें, मौसम का कुछ भरोसा नहीं, अगर बारिश हुई तो आपको परेशानी होगी। आसमान पर काले बादल छाए हुए थे। मिनाहिल ने चंद लम्हे सोचा और फिर जुनैद की मोटरसाइकिल पर बैठ गई। इसने जुनैद के कंधे पर एक हाथ रखा और कुछ पीछे हिट कर बैठ गई, लेकिन रश की वजह से बार बार ब्रेक लगाने से इसे झटके लगते और वो जुनैद की कमर से टकराती। मिनाहिल फौरन पीछे हिट जाती और शर्मिंदगी महसूस करती। दूसरी तरफ जुनैद एक भरपूर जवान और कनवारा था। जब मिनाहिल का जिस्म इससे टकराता, इसके बदन में एक लहर सी दौड़ जाती। थोड़ी देर चलने के बाद अचानक तेज बारिश शुरू हो गई, जिससे दोनों के कपड़े भीग गए, जो हर कोई शौक से देख रहा था। मिनाहिल ने इसे महसूस किया। ट्रैफिक में फंस जाने की वजह से बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। मिनाहिल ने जुनैद से कहा, कुछ देर किसी साए के नीचे रुक जाते हैं, बारिश रुकने तक। जुनैद ने करीब ही एक रिफ्रेशमेंट सेंटर पर मोटरसाइकिल रोक दी। दोनों मोटरसाइकिल से उतरे। जब जुनैद की नज़र मिनाहिल पर पड़ी, वो साकित हो गया और उसका गला खुश्क हो गया। मिनाहिल के गोरे गालों पर काले बालों की लुटें सफ़ेद बेदाग गिले पर मोतियों जैसे पानी के कतरे इसे खूबसूरत बना रहे थे। जब मिनाहिल ने जुनैद की चुभती हुई नज़रें महसूस की, वो शर्म से लाल हो गई। जुनैद ने कहा, भाभी चलें, कुछ देर अंदर बैठते हैं, बारिश रुक जाएगी और कपड़े भी सूख जाएंगे, कुछ खा पी भी लेंगे। मिनाहिल ने हामी भरी और दोनों अंदर चले गए। वो एक केबिन में बैठ गए जो फैमिलीज के लिए था, लेकिन मसला ये था कि सिर्फ एक सोफा था और दोनों को करीब बैठना पड़ा। उन्होंने चाय और कुछ स्नैक्स का ऑर्डर दिया। खाने पीने के बाद जब वो बातें कर रहे थे, अचानक बारिश और तेज हुई और बिजली चली गई। अंधेरे में जुनैद अपनी जेब से मोबाइल निकाल रहा था कि इसका हाथ मिनाहिल से छू गया। मिनाहिल ने इसे महसूस किया और सीधी हो गई।
मोबाइल चिल्लाते हुए जुनेद की कलाई दोबारा मिनाहिल से रगड़ खा गई। इस बार मिनाहिल खामोश रही और जुनेद को मजा आया। वो कुछ कहने ही वाला था कि बिजली आ गई। दोनों को जोर का झटका लगा और वो फौरन एक दूसरे से दूर हो गए। मीम। मिनाहिल ने फौरन उठकर अपनी कमीज दुरुस्त की और केबिन से बाहर निकल गई। जुनेद भी शर्मिंदा होकर खामोश रहा। दोनों बगैर कुछ कहे मोटरसाइकिल पर बैठकर घर की तरफ रवाना हुए। मिनाहिल मोटरसाइकिल पर काफी फासले पर बैठी रही। घर पहुंचकर मिनाहिल बगैर कुछ कहे देखे अपने घर में दाखिल हो गई। अगले दिन जुनेद ने पैगामात के जरिए मुआफ़ी मांगना शुरू की। वो गिलगिला रहा था लेकिन मिनाहिल ने किसी पैगाम का जवाब न दिया। इसे खुद पर भी शर्मिंदगी हो रही थी कि जज्बात की रूह में बहकर इसने किया। अगले 3-4 दिन खामोशी से गुजर गए। फिर मिनाहिल अपने बच्चे को ट्यूशन के लिए आंटी के घर लेकर गई। जब वो घर में दाखिल हुई तो देखा कि घर खाली था। वो निकलने लगी कि अचानक जुनेद घर में दाखिल हुआ। दोनों एक दूसरे से नजरें नहीं मिला पा रहे थे। मिनाहिल ने आहिस्ता से पूछा, खाला कहाँ हैं? जुनेद ने जवाब दिया, वो घर पर नहीं हैं। मिनाहिल निकलने लगी। जुनेद ने आगे बढ़कर उसका रास्ता रोका और कहा, भाभी इस दिन के लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। बरा करम मुझे मुआफ कर दी। मुझसे बड़ी गलती हुई। मिनाहिल ने कहा, जुनेद इस दिन के बारे में मैं ना कुछ बोलना चाहती हूँ और ना सोचना। जो हुआ बहुत गलत हुआ। हमें वो सब कुछ नहीं करना चाहिए था। उम्मीद है कि तुम भी इस दिन को भूल जाओगे और उस पर मजीद कुछ नहीं बोलोगे। जुनेद ने कहा, ठीक है लेकिन अब मुझे मुआफ कर दी। मिनाहिल ने कहा, गलती हम दोनों की थी। कसूरवार दोनों हैं। ये कहकर वो आगे बढ़कर निकल गई। कुछ दिनों बाद दोनों का फोन पर राब्ता दोबारा बहाल हुआ लेकिन इस बार दोनों एहतियात बरत रहे थे। दूसरी तरफ मिनाहिल और कामरान के दरमियान गुज़िश्ता 1-2 माह से नौकरी के मामले पर रोज़ाना बहस और झगड़े हो रहे थे। कामरान ने अलग कमरे में सूना शुरू कर दिया था और मिनाहिल को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया था। अगर मिनाहिल इसे लुभाने की कोशिश करती तो वो इसे झाड़कर कमरे से निकल जाता। आखिर एक रोज़ बहस के दौरान कामरान ने धमकी दी, अगर तुम्हें नौकरी करना मंजूर नहीं तो जहां तुम्हारी मर्जी हो चली जाओ। इस घर में तुम मजीद नहीं रह सकती। मिनाहिल ये सुनकर हैरतज़दा और परेशान हो गई। इसे डर था कि अगर कामरान ने इसे घर से निकाल दिया, तलाक दे दी तो वो कहाँ जाएगी। इसे अपने मैके के हालात का भी पता था कि वहां भी हालात ठीक नहीं थे। इसकी भाभियों ने इसकी जिंदगी अजीरन कर दी थी। सबसे बढ़कर उसके बेटे का मुस्तकबिल भी दांव पर लग जाता। आखिरकार मिनाहिल ने फैसला कर लिया और मुतमईन हो गई। शाम को जब कामरान घर आया, मिनाहिल ने इसे अपने फैसले से आगाह किया। मिनाहिल ने कहा, कामरान मैंने फैसला कर लिया है कि जो तुम कहोगे मैं वैसा करूंगी। कामरान खुश होकर बोला, ये हुई ना बात। देखो मैं ये सब अपने लिए तो नहीं कर रहा। हम सब की जिंदगी आसान हो जाएगी। मिनाहिल ने कहा, मगर याद रखना अगर कोई ऊंच नीच हुई तो मैं जिम्मेदार नहीं होंगी। कामरान ने कहा, यार तुम बिला वजह डर रही हो। मैं तुम्हारे साथ हूं, कुछ नहीं होगा। मिनाहिल खामोश हो गई। कामरान ने उठकर इसे गिले से लगाया। मिनाहिल भी इसके गिले लग गई लेकिन इसके दिल में इसकी सोचें कहीं और चली गईं। दूसरी तरफ जब मिनाहिल को जुनेद के साथ गुजरा हुआ वक्त याद आता, इसके जिस्म की खुशबू और गर्म सांसों की याद से इसके बदन में झुरझुरी सी उठती। जुनेद का चेहरा इसके सामने आ जाता। क्योंकि मिनाहिल और कामरान के इज़्दिवाजी ताल्लुकात अब पहले जैसे नहीं रहे थे। वो गर्म जोशी और पहला वाला प्यार अब बाकी नहीं था। मिनाहिल और जुनेद के ताल्लुकात कुछ और गहरे हो गए। हल्की फुल्की बातचीत से बात गुपशुप तक जा पहुंची और दोनों एक दूसरे से राज और नियाज शेयर करने लगे। वो दोस्त बन गए और फोन पर उनकी लंबी लंबी बातें होने लगे। एक रोज बातचीत के दौरान जुनेद ने कहा, भाभी अब तो हम अच्छे दोस्त बन गए हैं। हम एक दूसरे पर भरोसा कर सकते हैं। मिनाहिल ने जवाब दिया, अगर भरोसा ना होता तो क्या मैं तुमसे बातें करती। मगर मेरा भरोसा कभी ना तोड़ना। और जुनेद ने कहा, भाभी जब आपको दोस्त बनाया है तो मरते दम तक दोस्ती निभाऊंगा और कभी धोखा नहीं दूंगा। ये मेरा आपसे वादी है। मिनाहिल ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो किसी दिन आजमा कर देखूंगी। और जुनेद ने फौरन कहा, किसी दिन क्यों, आज ही आजमा कर देख लो। मिनाहिल ने जवाब दिया, हर चीज का एक वक्त होता है। जुनेद ने हंसते हुए कहा, भाभी अब पर कुछ उधार है। इस दिन मैंने आपको चाय पिलाई थी, आप अपने दोस्त को कब चाय पिलाएंगी। मिनाहिल ने हंसते हुए कहा, अरे वाह, अब जतलाना भी शुरू कर दिया।
जुनैद ने कहा, जतलाने की क्या बात, दोस्त हो तो दोस्त से ही जतलाते हैं। तो फिर अब कब चाय पिला रही हैं? मिनाहिल ने कहा, चलो आज ही आंटी के साथ आ जाओ, अभी पिला देती हूँ। जुनैद ने कहा, नहीं, ऐसी चाय नहीं पीनी जिसमें और लोग शरीक हों, मुझे आपके साथ अकेले चाय पीनी है। मिनाहिल ने संजीदगी से कहा, ये नहीं हो सकता, मैं शादीशुदा औरत हूँ, अगर मेरे शौहर आ किसी को पता चल गया तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, ये मुमकिन नहीं। और जुनैद ने कहा, कोई बात नहीं भाभी, जैसे आपकी मर्जी, मगर याद रखें चाय आप पर उधार है। दिन गुजरते रहे। एक दिन कामरान दफ्तर के काम से शहर से बाहर गया था। अचानक मिनाहिल के बेटे की तबीयत खराब हो गई, इसे उल्टियां और दस्त शुरू हो गए, जिससे वो निढाल होकर नीम बेहोशी की हालत में चला गया। मिनाहिल ये देखकर घबरा गई और रोने लगी। इसने कामरान को फोन किया। कामरान ने कहा, मैं तो बहुत दूर हूँ, तुम ऐसा करो, आंटी को साथ लेकर फौरन बच्चे को अस्पताल ले जाओ। मिनाहिल भागुम भाग आंटी के घर गई, मगर वहां जाकर पता चला कि आंटी 2 दिन से अपने भाई के घर शहर से बाहर गई हुई है। इतने में जुनैद आया। जब इसे सारा माजरा मालूम हुआ तो वो फौरन बोला, भाभी मैं आपके साथ अस्पताल चलता हूँ। मिनाहिल ने कहा, तुम मेरे साथ कैसे चलोगे? जुनैद ने कहा, भाभी ये वक्त उन बातों का नहीं, फौरन चलो। मिनाहिल राजी हो गई। उन्होंने बच्चे को उठाया और फौरन अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने बच्चे की हालत देखकर इसे इमरजेंसी वार्ड में मुंतकिल किया और ड्रिप्स वगैरह लगाए। मिनाहिल रो रही थी और जुनैद इसे तसल्ली दे रहा था। वो भाग दौड़ कर कभी दवाई, कभी सरेंज और कभी जूस ला रहा था। शाम तक बच्चे की हालत संभल गई और डॉक्टर ने घर जाने की इजाजत दे दी। दोनों बच्चे को लेकर घर आए, दवाएं देकर बच्चे को सिलाया। बच्चे को सोता देखकर मिनाहिल को कुछ इत्मीनान हुआ। इसने जुनैद से कहा, जुनैद तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, आज तुमने वो किया जो अपने भी नहीं कर सकते। मेरे बच्चे की जान एक तरह से तुम्हारी वजह से बची, अगर तुम ना होते तो पता नहीं किया होता। मिनाहिल की आंखों में आंसू आ गए। जुनैद ने इसके कंधे पर हाथ रखकर तसल्ली दी और कहा, ये क्या बात कर दी अपने शुक्रिया बोलकर, आप मेरी दोस्त हैं और दोस्त को शुक्रिया नहीं बोलते। ये मेरा फर्ज था जो मैंने किया, कोई एहसान नहीं किया। आइंदा अगर आपने शुक्रिया बोला तो दोस्ती और बातचीत सब खत्म। जुनैद थोड़ा नाराज होकर बोला। मिनाहिल ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा अच्छा, नहीं बोलती, बस अब अपना मुंह ठीक कर लो, बहुत बुरे लग रहे हो। मुंह बिसोर कर जुनैद हंस पड़ा और बोला, भाभी मुझे भी भूख लग रही है और आपने भी सुबह से कुछ नहीं खाया, मैं कुछ लाता हूँ। मिनाहिल ने मना किया, मगर जुनैद सुनकर उनसुनी करता हुआ चला गया और खाना ले आया। दोनों ने मिलकर खाना खाया। जुनैद ने कहा, भाभी अगर याद हो तो अब पर मेरी चाय उधार है। मिनाहिल हंस पड़ी और अनजान बनकर बोली, कौन सी चाय? जुनैद ने कहा, बारिश वाले दिन के बदले वाली। मिनाहिल के चेहरे पर शर्म से रंग आ गया, जिसे जुनैद ने भी महसूस किया। वो बोला, अगर आपको परेशानी है तो छोड़ दें, कोई बात नहीं, मैं चलता हूँ। वो उठकर जाने लगा। मिनाहिल ने कहा, जुनैद रुको जरा, ऐसी कोई बात नहीं, मैं चाय बना कर देती हूँ। वो किचन की तरफ चली गई। जुनैद लाउंज में इंतजार करने लगा। फिर वो उठकर किचन में मिनाहिल के पास चला गया और खड़े होकर बातचीत करने लगा। मिनाहिल चाय बना रही थी। इसने काला जोड़ा पहना हुआ था जिसकी पुश्त पर जिप लगी थी। कमीज का गला कुछ खुला हुआ था और दोपट्टा इसके गिले में लटक रहा था। इसके बालों को सलीके से जूड़े में बंधा हुआ था, पोनी की शक्ल में। काले जूड़े में मलबूस मिनाहिल के गोरे बदन पर जब जुनैद की नजर पड़ी तो वो अपनी नजरें ना हटा सका। मिनाहिल की लंबी गोरी गर्दन सुराही की तरह दिखाई दे रही थी। बात करते हुए जुनैद थोड़ा मिनाहिल के करीब हुआ। मिनाहिल ने इसे महसूस किया मगर कुछ ना बोली। जुनैद ने आहिस्ता से अपना हाथ इस तरह मिनाहिल की कमर से लगाया जैसे ये अनजाने में हुआ हो। जब मिनाहिल ने कोई रद्द-ए-अमल ना दिया तो जुनैद और करीब हो गया। इसे मिनाहिल के जिस्म की भीनी खुशबू अपने नथनों में जाती हुई महसूस हुई। वो आहिस्ता से मिनाहिल की कमर को सहलाने लगा। मिनाहिल खामोश खड़ी रही। जुनैद ने इसकी गोरी गर्दन पर अपने होंठ रख दिए, जिससे मिनाहिल के जिस्म में झुरझुरी सी दौड़ गई। मिनाहिल की हालत खराब हो रही थी, मगर वो जुनैद को रोकना नहीं चाहती थी, क्योंकि इसे खुद भी बेहद मजा आ रहा था। जुनैद के हाथ उसके जिस्म में अजीब सा जादू जगा रहे थे। अचानक दोनों को जोर का झटका लगा। मिनाहिल ने जुनैद की तरफ देखा।
जुनैद का चेहरा सफ़ेद पड़ गया था और उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। कोई जोर जोर से दरवाजे को पेट रहा था। दोनों हैरान और परेशान एक दूसरे को देख रहे थे। मिनाहिल ने जल्दी से अपने आप को दुरुस्त किया, सर पर चादर ठीक की, बाल बराबर किए और दरवाजे की तरफ बढ़ी। दरवाजे के पीछे से डरते डरते बोली, कौन है? दूसरी तरफ से आवाज़ आई, बाजी दूध वाला हूं। बर्तन लाई, दूध लाया हूं आपका। और मिनाहिल ने गहरी सांस ली और सुकून से बोली, भाई कोई इतने जोर से दरवाज़ा बजाता है क्या? दूध वाले ने कहा। बाजी में काफ़ी देर से बैल बजा रहा था मगर कोई जवाब नहीं आया तो मजबूरना दरवाज़ा पीटना पड़ा। मिनाहिल फौरन गई, बर्तन लाया, दूध लिया और दरवाज़ा बंद कर दिया। वो जुनैद के पास गई तो देखा कि जुनैद पसीने में शराबूर है, चेहरा पीला पड़ा हुआ, होंठ खुश्क और ओसान खता किए खड़ा है। मिनाहिल इसे देखकर हंस पड़ी और बोली, बाहर आओ। जुनैद ने पूछा, बाहर कौन था? मिनाहिल ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई नहीं, दूध वाला था। जुनैद ने कहा, अरे बाप रे बाप, इसने मेरी जान निकाल दी। मिनाहिल ने कहा, हाँ वाकई। जुनैद ने कहा, पानी पुलाव, गला खुश्क हो गया है। मिनाहिल ने चलते हुए कहा, सिर्फ पानी? जुनैद ने कहा, पहले पानी पुलाव, बाकी आपकी मर्जी। शहद पुलाव, दूध पुलाव या इब्न हयात? मिनाहिल पानी लाई। जुनैद ने एक ही सांस में गिलास खाली कर दिया। मिनाहिल ने कहा, आराम से भाई, आराम से। जुनैद ने कहा, सब्र नहीं हो रहा, अब आपके होंठों का रस पीना है। मिनाहिल ने शर्मा कर कहा, चल बदतमीज कहीं का। जुनैद ने कहा, अगर ये बदतमीजी है तो मैं बदतमीज ही सही। जुनैद ने मिनाहिल का हाथ पकड़कर एक झटके से इसे अपने करीब कर लिया और सीने से लगाया। मिनाहिल ने खुद को छुड़ाते हुए कहा, यहाँ नहीं, कमरे में चलो। और जुनैद ने पलकें झपकते ही मिनाहिल को गोद में उठाया और आहिस्ता आहिस्ता इसके बेडरूम की तरफ चला। कमरे में दाखिल होकर इसे बेड पर लुटाया। जब जवानी के जोश का तूफान थम गया तो मिनाहिल पर सुकून और गहरी सांसें ले रही थी। वो जुनैद की बाहों में सिमटकर मोम की गुड़िया बनकर आंखें बंद किए लेटी हुई थी। जुनैद इसके बालों में हाथ फेरते हुए आहिस्ता आहिस्ता इसकी कमर सहला रहा था। जुनैद ने कहा, भाभी जान एक बात पूछूं? मिनाहिल ने कहा, पूछो। और जुनैद ने कहा, क्या आप मेरे साथ आगे भी इसी तरह प्यार करेंगी? मिनाहिल ने कहा, हमारे ताल्लुक का दारोमदार आगे की हालत और तुम पर है। जुनैद ने कहा, मुझ पर? समझा नहीं। मिनाहिल ने कहा, मतलब ये कि अगर तुम मुझसे वफादार रहे और मेरी इज्जत का ख्याल रखा तो हमारी दोस्ती बरकरार रह सकती है। जुनैद ने कहा, जहां तक वफादारी का सवाल है, मैं अपनी माँ की किस्म खाता हूं कि कभी तुमसे बेवफाई का सोच भी नहीं सकता। आपने जो अपना सब कुछ मुझ पर निछावर किया, आपकी इज्जत मेरी इज्जत है। मिनाहिल खुशी से सरशार होकर जुनैद को अपनी बाहों में भर लिया। जुनैद ने भी अपने दोनों हाथ उसकी कमर के गिर्द रखे। दोनों एक दूसरे की बाहों में पुरसुकून और महफूज महसूस कर रहे थे। कुछ देर बाद मिनाहिल बिस्तर से उतरी और वाशरूम की तरफ चली गई। जुनैद उसकी तरफ देखकर मुस्करा रहा था। मिनाहिल ने कहा, जुनैद उधार चुका दिया कि नहीं? जुनैद ने कहा, अपने तो सूद समेत उधार वापस लौटाया। जुनैद जाने लगा तो मिनाहिल ने कहा, जुनैद बाकी लोगों के सामने हम बिल्कुल पहले जैसे रवैये से एक दूसरे से पेश आएंगे ताकि किसी को हमारे मुताल्लिक शक ना हो। जुनैद जाते जाते पलटा और बोला, जैसे मेरी प्यारी भाभी और दोस्त की मर्जी। वो दरवाजे से आगे पीछे देखकर निकल गया। यूं मिनाहिल और जुनैद के नए ताल्लुक का आगाज हुआ। जब कभी कामरान दूसरे शहर जाता, आंटी लंबे अरसे के लिए नहीं मिलती, दोनों मिलते मज़े करते और एक दूसरे की ख्वाहिशात पूरी करते। दूसरी जानिब कामरान ने अपने एक दोस्त की वसातत से मिनाहिल के लिए एक मल्टीनेशनल कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पर नौकरी लगवा दी। मिनाहिल एक तरह से मैनेजर की सेक्रेटरी थी। मैनेजर नदीम बेग 45 साला वजीहा शख्सियत का हामिल, चौड़े शानों वाला, लंबा कद, मजबूत जिस्म, सांवला रंग और खुश मिजाज शख्स था। नदीम ने खुद को काफी फुट रखा हुआ था। रोजाना वर्जिश इसकी रूटीन का हिस्सा थी। पहली मुलाकात में लोग इसे कमांडो समझते थे। नदीम शादीशुदा था मगर अपनी बीवी से इसकी नहीं बुनती थी। बच्चों की वजह से दोनों कंप्रोमाइज कर रहे थे। इस वजह से नदीम कुछ अय्याश तबीयत का भी था। शराब और खूबसूरत लड़कियां उसकी कमजोरी थीं। नदीम पूरी कंपनी का जनरल मैनेजर था, यानी कंपनी का कर्ता धर्ता। जब कामरान के दोस्त ने मिनाहिल की नौकरी के सिलसिले में इससे बात की और नदीम ने मिनाहिल की सीवी देखी तो इसकी नज़र मिनाहिल की तस्वीर पर पड़ी। इसने फौरन इसे अपनी सेक्रेटरी बनाने का फैसला किया। इसने अपने दोस्त से कहा, और तो कोई सीट खाली नहीं, अलबत्ता काम की ज़्यादती की वजह से मुझे सेक्रेटरी की ज़रूरत है।
अगर इसे मंजूर है तो इंटरव्यू के लिए बिला लो। दोस्त ने कामरान से बात की और कामरान राजी हो गया। अगले ही दिन कामरान अपने दोस्त के हमरा मिनाहिल को लेकर इंटरव्यू के लिए दफ्तर पहुंच गया। नदीम ने खुद मिनाहिल का इंटरव्यू लिया, बुनियादी सवालात किए और इसे सिलेक्ट कर लिया। नदीम ने मिनाहिल से कहा, मिस मिनाहिल, एडी के टेक्स पीवीटी एलटीडी फैमिली में खुश आमदीद। हमारे दफ्तर का माहौल कम और दोस्तों की महफिल ज्यादा लगता है क्योंकि हम टीम वर्क पर यकीन रखते हैं। टीम में सब दोस्तों की तरह पेश आते हैं, मगर प्रोटोकॉल का लिहाज सब पर लाजिम है। प्रोटोकॉल में ड्रेस कोड भी शामिल है जो आपको भी फॉलो करना होगा। ड्रेस कंपनी की तरफ से मिल जाएगा। हम तवक्को रखते हैं कि आप भी रूल्स, रेगुलेशंस और प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखेंगी। एक पुरकशिश तनख्वाह, ट्रांसपोर्टेशन, मेडिकल और कुछ मुराद के साथ मिनाहिल ने ये जॉब ऑफर कबूल की और कंपनी ज्वाइन कर ली। इंटरव्यू के अगले ही दिन मिनाहिल को अपॉइंटमेंट लीटर और कंपनी की तरफ से ड्रेस मौसूल हुआ जो पेंट, शर्ट और कोट पर मुश्तमिल था। नौकरी के पहले दिन कामरान ने मिनाहिल को सुबह जल्दी जगाया ताकि वो वक्त पर तैयार होकर दफ्तर पहुंच जाए। मिनाहिल उठी, तैयार हुई, बाल बनाए, हल्का फुल्का मेकअप किया और होंठों पर लाल लिपस्टिक लगाई। सफेद शर्ट, ऊपर से सिया कोट और सिया पेंट में वो किसी हूर की तरह लग रही थी। सफेद टी शर्ट कुछ फुट थी। जब वो तैयार हुई तो कामरान की नज़र इस पर पड़ी। इसके मुंह से बेसाख्ता निकला, वाह, तो अब सब ऑफिस वालों पर क़यामत टूट पड़ने वाली है। मिनाहिल शर्मा कर लाल हो गई। कामरान ने इसे तसल्ली दी और हौसला बढ़ाया। नाश्ता करने के बाद दफ्तर जाने वाली वैन आई और हार्न बजाया। मिनाहिल घर से निकली, गाड़ी में सवार हुई और दफ्तर पहुंची। दफ्तर पहुंचकर इसने रिसेप्शन पर अपना अपॉइंटमेंट लीटर दिखाया। रिसेप्शनिस्ट ने किसी से फोन पर बात की। इतने में एक लड़का आया और अपना तारुफ नदीम साहिब के चपरासी के तौर पर कराया। इसने मिनाहिल को अपने साथ चलने को कहा। वो इसके साथ लिफ्ट में सवार होकर दूसरी मंजिल पर पहुंची। चपरासी ने एक केबिन नुमा कमरे की तरफ इशारा करके कहा, मैडम, ये आपका दफ्तर है। इसने शीशे का दरवाज़ा खोला, बत्तियां जलाई, रिमोट से एयर कंडीशनर चलाया और मिनाहिल को अंदर ले गया। मिनाहिल ने दफ्तर का जायजा लिया। एक मुख्तसर सा शीशे का टेबल था। इसके पीछे एक रिवालूनक चेयर, टेबल पर नया मॉडल का लैपटॉप, एक टेलीफोन सीट, साइड टेबल पर प्रिंटर और हल्की फुल्की स्टेशनरी। टेबल के सामने 2 कुर्सियां थीं और दाईं तरफ वॉशरूम था। चपरासी ने कहा, मैडम, बराबर में मुत्तसिल नदीम साहिब का दफ्तर है। किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो ये बैल बजा दीजिएगा, मैं आ जाऊंगा। मिनाहिल ने शुक्रिया कहा, अपना पर्स टेबल पर रखा और चेयर पर बैठ गई। चपरासी कमरे से निकल गया। वो लैपटॉप खोल कर इसमें मसरूफ हो गई। थोड़ी देर बाद टेलीफोन की घंटी बजी। इसने कॉल उठाई तो दूसरी तरफ नदीम था, जिसने हेलो कहकर इसे अपने दफ्तर आने को कहा। मिनाहिल उठकर नदीम के दफ्तर की तरफ गई। दरवाज़ा खटखटाकर जब वो अंदर दाखिल हुई तो नदीम किसी फाइल में मसरूफ था। मिनाहिल ने गला खंकार कर मुतरन्निम आवाज़ में कहा, गुड मॉर्निंग सर। नदीम ने सर उठाकर मिनाहिल को देखा तो एक लम्हे के लिए इसके हसन का ताब ना लाकर मबहूत हो गया। वो फौरन अपनी नशिस्त से उठा और गर्म जोशी से इसका इस्तकबाल करते हुए बोला, आए आए मिस मिनाहिल, मेरे दफ्तर में खुश आमदीद। इसने अपना हाथ मिनाहिल की तरफ बढ़ाया। एक लम्हे की हिचकिचाहट के बाद मिनाहिल ने अपना नर्म और नाजुक गोरा हाथ नदीम के चौड़े काले हाथ में थमा दिया। नदीम ने हल्के से इसका हाथ दबाकर कुछ देर तक हैंडशेक किया। नदीम ने इसे अपने सामने पड़ी कुर्सी पर बैठने को कहा। मिनाहिल बैठ गई। नदीम ने इसे काम समझाना शुरू किया और कुछ फाइलें इसके हवाले की, मगर मिनाहिल ने महसूस किया कि नदीम काम से ज्यादा इसके जिस्म का जायजा ले रहा था। इसने खुद को तसल्ली दी कि शायद ये इसका वहम है। इसी तरह इसका पहला दिन दफ्तर में गुजरा। मिनाहिल ने दिया गया काम वक्त से पहले खत्म करके नदीम को इत्तला दी। नदीम खुश हुआ और बोला, इसी तरह मेहनत और लगन से काम करती रहें, अब बहुत तरक्की करेंगी। शाम को छठी के वक्त नदीम ने मिनाहिल को अपने दफ्तर बुलाया और पूछा, मिस मिनाहिल, आपका पहला दिन हमारे दफ्तर में कैसा गुजरा? मिनाहिल ने कहा, अच्छा गुजरा सर। नदीम ने कहा, मिस मिनाहिल, कोई भी परेशानी या मसला हो तो अब बिला झिझक मुझसे शेयर कर सकती हैं। मिनाहिल ने कहा, शुक्रिया सर। नदीम ने एक डब्बा मिनाहिल के हवाले किया और खोलने को कहा। मिनाहिल ने डब्बा खोला तो इसमें एक जदीद महंगा मोबाइल फ़ोन था। नदीम ने कहा, मिस मिनाहिल, ये आपका है। इसमें पोस्ट पेड सिम लगी है, इजी लोड की ज़रूरत नहीं। बिल कंपनी अदा करेगी।
मेरा नंबर इसमें सेव करो और कंपनी के दीगर ज़रूरी नंबर भी। ये आपका ऑफिशियल फ़ोन है, इसे हर वक्त ऑन रखना है। मिनाहिल ने मोबाइल लिया और पर्स में रख लिया। नदीम ने कहा, ओके मिस मिनाहिल, गुड बाय, कल मिलेंगे। मिनाहिल घर पहुंची। कामरान आया तो इसने पूछा, पहला दिन दफ्तर में कैसा रहा? मिनाहिल ने पूरी कारकर्दगी सुनाई। कामरान ने कहा, मैंने कहा था ना कि कुछ नहीं होगा, तुम बिलावजा डर रही थी। अब देखा ना, कुछ भी नहीं हुआ। दोनों के ताल्लुकात में एक सर्द मेहरी सी पैदा हो चुकी थी। दिन गुजरते रहे। मिनाहिल अब अपनी नौकरी को एंजॉय करने लगी। इसने मुरव्वजा फैशन के मुताबिक लिबास पहनना शुरू किया और जिंदगी गुजारने के नए तौर तरीके सीखे। वो नदीम के साथ मुख्तलिफ जगहों पर मीटिंग्स अटेंड करने जाती, इसके साथ काफ़ी वक्त गुजारती, खाना खाती और काफ़ी पीने जाती। वो ड्यूटी के दौरान ज़्यादातर नदीम के दफ्तर में होती। मिनाहिल अपने हसन से नदीम पर रोज़ बरोज़ बिजलियां गिराती जाती, मगर नदीम जल्दबाजी नहीं करना चाहता था। वो चाहता था कि मिनाहिल खुद पक्के फल की तरह इसकी गोद में गिरे ताकि वो दिल जमई से इसके सारे रस को निचोड़कर खुद को सैराब करे। उसके लिए वो लंबी प्लानिंग कर रहा था और आहिस्ता आहिस्ता मिनाहिल को अपने शिकंजे में ले रहा था। आहिस्ता आहिस्ता दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे। पेशा वराना गुफ्तगू से बात आगे बढ़कर निजी जिंदगी की बातें शेयर करने तक जा पहुंची। नदीम को मिनाहिल के घरेलू हालात का इल्म होने लगा। अब वो मिनाहिल पर डोरे डालने लगा। कभी मीटिंग के बहाने इसे खाना खुलाने ले जाता, कभी घर छोड़ने जाता, कभी तोहफे तहाइफ देता। मिनाहिल भी सब कुछ जानते हुए इसकी कुर्बत और उसके साथ गुजरे वक्त को एंजॉय करती थी, मगर अभी तक उनके दरमियान सब कुछ एक हद तक था। दोनों की हिम्मत नहीं हो रही थी आगे बढ़ने की। ताहम नदीम ने मिनाहिल को अपने एहसानात के बोझ तले इस कदर दबा दिया था कि अगर वो कुछ करता भी तो मिनाहिल चाहकर भी इसे मना ना कर पाती। रोज़ाना के मामूल के मुताबिक एक दिन मिनाहिल नदीम के दफ्तर में एक फ़ाइल लेकर गई। फ़ाइल नदीम के हवाले करके बोली, सर ये फ़ाइल देख लें और साइन करके फ़ाइनल कर दें ताकि हम इसे आगे फॉरवर्ड कर सकें। नदीम ने फ़ाइल ली, मगर इसे एक एंट्री के बारे में कन्फ्यूजन हो रही थी। वो समझ नहीं पा रहा था। इसने मिनाहिल से पूछा तो इसने बताया, मगर मसला हल ना हुआ। मिनाहिल ने कहा, सर मैं अपने लैपटॉप पर करेक्शन करके अभी ठीक करती हूँ। अचानक इसे कुछ याद आया और वो बोली, सॉरी सर, आज जल्दी में मैं अपना लैपटॉप घर भूल आई हूँ। नदीम ने कहा, कोई बात नहीं, एक काम करो, मेरे लैपटॉप से लॉग इन करके ठीक कर दो। मिनाहिल ने कहा, ओके सर। अपना लैपटॉप इस तरफ कर दी प्लीज। नदीम ने कहा, अरे यार, इसमें चार्जिंग नहीं है और पावर केबल भी छूटी है। तुम एक काम करो, इस तरफ आओ। मिनाहिल कुछ सोचकर टेबल के दूसरी तरफ चली गई और झक कर लैपटॉप पर उंगलियां चलाने लगी। नदीम ने कहा, मिनाहिल अगर तुम उनका कंफर्टेबल फेल कर रही हो तो कुर्सी पर आराम से बैठकर काम करो, मैं उठ जाता हूँ। मिनाहिल ने कहा, नहीं सर, अब जहमत ना करें, बस 2-4 इंटरियां हैं, 5-10 मिनट लगेंगे। वो झक कर अपने काम में मगन हो गई। अचानक नदीम की नज़र झुकी हुई मिनाहिल पर पड़ी तो वो मबहूत हो गया। नज़ारा मसहूर कुन था। मिनाहिल के जिस्म से फूटती खुशबू इसे पागल कर रही थी, क्योंकि ये पहला मौका था जब मिनाहिल इसके इतना करीब थी। आखिर नदीम बर्दाश्त ना कर सका और हल्के से अपना बाजू मिनाहिल की कमर से लगाया। जब मिनाहिल ने कोई रद्द-ए-अमल ना दिया तो नदीम अपनी कुर्सी से उठ गया और कहा, मिनाहिल मेरी कुर्सी पर बैठ जाओ और तसल्ली से काम करो, मैं भी तो देखूं कि तुम करेक्शन कैसे कर रही हो। मिनाहिल ने एक नज़र उसकी तरफ देखा और बगैर कुछ कहे सीधी होकर कुर्सी पर बैठ गई। नदीम मिनाहिल के पीछे आकर खड़ा हो गया। मिनाहिल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो काम कर रही थी। नदीम ने आहिस्ता से अपना एक हाथ उसके कंधे पर रख दिया। जब मिनाहिल ने कोई रद्द-ए-अमल ना दिया तो नदीम ने कहा, मिनाहिल क्या तुम्हें काला रंग बहुत पसंद है? मिनाहिल ने इसके सवाल को ना समझते हुए कहा, सर मैंने तो सफ़ेद शर्ट पहनी है। वो समझी कि नदीम कपड़ों की बात कर रहा है। नदीम ने कहा, मिनाहिल क्या तुम मुझे अपना दोस्त मानती हो? मिनाहिल ने आहिस्ता से सर हिलाकर हाँ कहा। नदीम ने कहा, शुक्रिया मिनाहिल, तुम सच में बहुत अच्छी हो, तुम बहुत खूबसूरत हो। क्या तुम्हें इसका पता है? मिनाहिल खामोश रही। नदीम ने कहा, मिनाहिल वादी करो कि तुम अपने दोस्त की हर बात मानोगी और कभी किसी चीज से मना करके वादी खिलाफी नहीं करोगी। मिनाहिल ने कहा, ठीक है। नदीम ने कहा, शुक्रिया मिनाहिल। और वो जाकर सोफे पर बैठ गया और कहा, मिनाहिल करेक्शन हो गया कि नहीं? मिनाहिल ने कहा, हो गया सर। नदीम ने कहा,
फाइल यहाँ ले आओ, जरा दिखाओ। और मिनाहिल फाइल लेकर आई और नदीम के बराबर बैठ गई। नदीम जरा कसक कर उसके बिल्कुल करीब हो गया, तकरीबन इससे चिपक कर बैठा। वो बोला, दोस्ती में कुछ गलत नहीं होता और हम अच्छे दोस्त हैं। मिनाहिल ने कहा, तो क्या दोस्ती में ये सब कुछ होता है जो हम कर रहे हैं? नदीम ने इसे चूमते हुए कहा, दोस्ती में कुछ भी हो सकता है, दोस्ती की कोई हद नहीं होती। ओ मिनाहिल की लज्जत और मस्ती बढ़ती जा रही थी, इसकी थोड़ी बहुत मुज़ाहमत भी दम तोड़ रही थी। नदीम ने कहा, क्या हुआ मिनाहिल, क्यों पीछे हट गई हो? मिनाहिल ने कहा, आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी फिर किसी दिन। ओ नदीम ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा, मगर तुम्हें मुझसे वादी करना होगा कि किसी दिन जरूर इसे अच्छे से प्यार करोगी। चंद लम्हों के लिए मिनाहिल उधर उधर देखने लगी कि वो कहाँ है। अगले ही लम्हे इसे सब कुछ याद आया कि वो कहाँ है और क्या कर रही थी। इसे वो पर लज्जत लम्हात याद आए, वो सरवर याद आया जो इसे नदीम से आज मिला था। इसके मुंह से निकला, शुक्रिया मेरे प्यारे शौहर कामरान, अगर तुम मुझसे नौकरी ना करवाते तो मुझे ये पुरासाइश लज्जत भरी जिंदगी कहाँ और कैसे मलती। इतने में नदीम वाशरूम से निकला और इसे भी उठाया। मिनाहिल इसके करीब जाकर बैठ गई, ऐसी शर्मा कर जैसे नई दुल्हन सुहागरात के बाद सुबह शर्मा रही होती है। नदीम ने इसे अपने करीब किया और दोनों आगे के लिए अहदो पैमान करने लगे। दोनों एक दूसरे के दोस्त बन चुके थे। मिनाहिल नदीम के बगैर शादी किए बीवी रखियल मशूका और लौंडी बन गई थी, जिसके बारे में वो पहले सोच भी नहीं सकती थी। जो नदीम कहता वो करती, इसकी हाँ में इसकी हाँ थी, इसकी ना में इसकी ना थी। नदीम ने इसके जिस्म को कई बार अपने मकासद के हुसूल के लिए इस्तेमाल किया और लोगों के सामने पेश करके केश किया, मगर बदले में इसने मिनाहिल को एक पुरासाइश जिंदगी भी फराहम की। मिनाहिल ने भी तरक्की के हुसूल के लिए अपने जिस्म का खूब इस्तेमाल किया। नदीम जो इसके जरिए हासिल करता, इसमें से मिनाहिल को भी भरपूर हिस्सा देता। नदीम ने मिनाहिल को प्रमोट करके इसका ओहदा बढ़ाया और वो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बन गई। मिनाहिल अब पूरी तरह तब्दील हो चुकी थी। वो घरेलू मिनाहिल ना रही थी जो जरा जरा सी बात पर डरती थी। इसके अंदर खुद एतमादी आ गई थी। वो नदीम की मर्जी के मुताबिक लिबास, फैशन, यहाँ तक के परफ्यूम भी इस्तेमाल करती थी। कामरान सब कुछ जानकर भी अनजान बना रहता था, क्योंकि मिनाहिल हर महीने एक मोटी रकम उसके हवाले करती थी। मिनाहिल की तनख्वाह दुगनी हो गई थी, जो कामरान की तनख्वाह से 3 गुना ज्यादा थी। मिनाहिल पुराने इलाके से निकलकर एक नई मॉडर्न सोसाइटी में शिफ्ट हो गई थी। नदीम ने इसे एक नई हाउसिंग सोसाइटी में फ्लैट लेकर दिया। मिनाहिल ने नई कार खरीदी, घर के कामकाज के लिए मासी रखी और उसका बेटा शहर के एक महंगे इंग्लिश मीडियम स्कूल में तालीम हासिल करने लगा। मिनाहिल ने इलियट क्लास क्लब्स की मेंबरशिप हासिल की, पार्टियों में शिरकत करने लगी, नए नए दोस्त बनाती और घर से बाहर रातें गुजारने लगी। अब वो इतनी दलेर हो गई थी कि दोस्तों और नदीम को अपने घर बिलाकर उनके साथ मजे करती। कामरान एक तरह से मिनाहिल का नौकर बनकर रह गया था, मगर इस सब के बावजूद तन्हाई में इसका ज़मीर इसे मलामत करता। वो अपने किए पर पशेमान हो जाती और खुद से सवाल करती कि इसकी इस कदर बेरारवी और इसमें इतना आगे बढ़ जाने का कसूरवार कौन है? इसका शौहर कामरान, जिसने इसे घर से बाहर निकलने पर मजबूर किया,